Assalamu alaikum dear student, I am your physics teacher Dr. Faiz Alam, recently working as an associate professor of physics at Government Postgraduate College number 1 Abbottabad, Khyber Pakhtunkhwa, पाकिस्तान। न्यूक्लियर फिज़िक्स के कोर्स में हम लास्ट यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट नंबर 7, जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ एसोसिएटेड है। तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से, ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट है कि हमने ये कोशिश की है न्यूक्लियर फिज़िक्स का कोर्स बड़े अच्छे तरीके से, कंसेप्चुअल मैनर से, क्वालिटी एजुकेशन इसको डिलीवर किया जाए, प्रमोट किया जाए। तो अगर इसी तरह आप की ख्वाहिश है कि मज़ीद BS लेवल पे जो अदर कोर्सेज़ हैं, लेज़र फ़िज़िक्स हो गया या क्वांटम मैकेनिक्स हो गया या इसी तरह क्लासिकल मैकेनिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, ED जिसे कहते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक, तो इन फ्यूचर इंशाल्लाह नियरली उन सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी अपलोड किए जाएंगे। आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको पब्लिक करें आगे अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज की डिस्कशन है हमारी Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, कि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि न्यूक्लियर रिएक्शन इज़ अ पावरफुल टूल to produce enormous amount of energy, and Lord Rutherford was the pioneer to produce nuclear reaction. First nuclear reaction in the history Rutherford ने डेवलप किया और उसकी ख्वाहिश क्या थी? to obtain enormous amount of energy. तो अगर ये एक टूल है, पावरफुल टूल है एनर्जी प्रोड्यूस करने का, तो जब कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उससे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब होती है, जिसको Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है, इसको कैलकुलेट कैसे करती हैं। तो आज के लेक्चर में हम वो मेथड, वो मैकेनिज़्म जानते हैं कि Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन को कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन पे नज़र डालें। लेट अस कंसिडर ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन विच इज़ शोन बाई इक्वेशन नंबर 1। A plus X, A is the target, A is the incident particle, sometime called projectile. Capital X is the target nucleus and capital Y is the product nucleus, small b is the emitted particle, and Q is the amount of energy either released or absorbed. It may be positive, negative or become zero. तो एक चीज़ हमने और ऐड कर ली कि ये जो Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये पॉजिटिव हो सकती है, ये नेगेटिव हो सकती है और ये ज़ीरो भी हो सकती है। तो तीनों सर्कमस्टांसेस में प्रूव करने जा रहा हूँ। तो अब हम इसके ऊपर कंजर्वेशन लॉज अप्लाई करते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने ली है। तो जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में बताया गया कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो तो उसमें सर्टन कंजर्वेशन लॉज कंजर्व रहती हैं, और जो मेन लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी रिलेशन। तो टोटल एनर्जी जो है, तो टोटल एनर्जी बिफोर न्यूक्लियर रिएक्शन EI मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर न्यूक्लियर रिएक्शन EF। अब इस टोटल एनर्जी में दो चीज़ों का सम होगा, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड रेस्ट मास एनर्जी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले देखें, इंसिडेंट पार्टिकल A और कैपिटल X टारगेट न्यूक्लियस है। तो जब मैं इंसिडेंट पार्टिकल A के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करता हूँ तो इसे कैसे लिखूँगा? KA प्लस mc²। तो ये क्या चीज़ है? KA काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल mc²। ये ब्रैकेट टर्म ये इंसिडेंट पार्टिकल के साथ आ गई, प्लस टारगेट न्यूक्लियस के लिए K कैपिटल X, बेस में कैपिटल X है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट न्यूक्लियस प्लस mc², कैपिटल mc², रेस्ट मास एनर्जी ऑफ टारगेट न्यूक्लियस। तो नीचे बेस में x आ जाएगा। तो ये इक्वल टू से पहले, रिएक्शन से पहले, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो इनिशियल एनर्जी होगी EI, ये बन गई इज इक्वल टू, अब रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट न्यूक्लियस और एमिटेड पार्टिकल B के ऊपर यही टर्म अप्लाई करनी है। तो पहले क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस KY प्लस रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस mc², और नीचे बेस में Y आ गया, प्लस उसके बाद एमिटेड पार्टिकल स्मॉल b, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड पार्टिकल KB प्लस mc², रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एमिटेड पार्टिकल mbc²। तो ये कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी का जो प्रिंसिपल है, ये आपने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन पे अप्लाई कर दिया।
अब Q कैसे निकालेंगे, तो गौर करना है। अब इसमें जो टर्म्स हैं, मैं उन टर्म्स के मुतालिक आपको बताना चाहता हूँ कि हमने एक एजम्पशन ली हुई है कि जब आप किसी भी टारगेट न्यूक्लियस पे इंसिडेंट पार्टिकल A फॉल करते हो, तो इन लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जहाँ आप परफॉर्म कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, वी एज्यूम दैट टारगेट न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, इट इज़ इन स्टेशनरी स्टेट, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू जीरो। इसकी स्पीड जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी, यानी ये जो कैपिटल X है kx जीरो हो जाएगा। तो टारगेट न्यूक्लियस इज एट रेस्ट आर इन स्टेशनरी स्टेट। अब जो रिमेनिंग एनर्जी इक्वेशन है क्या बनेगी, के ए प्लस एम सी स्क्वायर, उसी तरह इंसिडेंट पार्टिकल के लिए सम, प्लस इसमें के एक्स ज़ीरो हो गया, यानी टारगेट न्यूक्लियस की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई, तो रिमेनिंग इक्वेशन क्या रह जाएगी, एम सी स्क्वायर, रेस्ट मास एनर्जी, इज इक्वल टू के वाई प्लस एम वाई सी स्क्वायर, ये उसी तरह प्रोडक्ट न्यूक्लियस की एनर्जी सम, प्लस के बी इमिटेड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी प्लस एम सी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में से मासेस को एक तरफ कर लें और काइनेटिक एनर्जी टर्म को दूसरी तरफ कर लें। मासेस को कैसे एक तरफ करेंगे, तो जो दे एम सी स्क्वायर इंसिडेंट पार्टिकल के लिए और टारगेट न्यूक्लियस के लिए एम सी स्क्वायर, ये साम इकट्ठा कर लिया, और राइट साइड से देखें एम वाई सी स्क्वायर को उस तरफ ले जाएं, ये नेगेटिव हो जाएगा एम वाई सी स्क्वायर। इसी तरह एम बी सी स्क्वायर, यानी इमिटेड पार्टिकल की प्रोडक्ट मास और स्क्वायर ऑफ स्पीड एम सी स्क्वायर, ये दूसरी तरफ, तो माइनस एम बी सी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी टर्म राइट साइड पे देखें के वाई प्लस के बी, उसी तरह है, और लेफ्ट साइड पे इंसिडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ये इस तरफ आके माइनस होगी। तो अब जो रिमेनिंग इक्वेशन है सी स्क्वायर देखें सब में मौजूद है, सी स्क्वायर को थ्रू आउट कॉमन ले लें, और एम ए प्लस एम एक्स, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म बन रही है, इंसिडेंट पार्टिकल का मास प्लस टारगेट न्यूक्लियस का मास, इन दोनों का सम, और इस टर्म में से माइनस कॉमन ले, माइनस बाहर आ गया, कैपिटल एम वाई प्लस स्मॉल एम बी, ये सम हो गया। ये कौन सा सम है, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट न्यूक्लियस का मास प्लस इमिटेड पार्टिकल का मास, और बाहर सी स्क्वायर कॉमन, और ये जो डिफरेंस है किस चीज़ का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस, यानी ये जो रिएक्शन के बाद दो पार्टिकल है, इनकी काइनेटिक एनर्जी में से इंसिडेंट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को माइनस कर दो, तो आपके पास Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन आ जाएगी। तो ये बाय डेफिनेशन क्या कहलाता है, Q। तो ये मैंने नीचे लिख दिया कि Q क्या चीज़ है, डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड पार्टिकल या प्रोडक्ट पार्टिकल एंड रिएक्टेंट पार्टिकल, क्योंकि रिएक्शन से पहले जो पार्टिकल होती हैं उन्हें रिएक्टेंट बोला जाता है, और रिएक्शन के बाद वालों को प्रोडक्ट पार्टिकल। तो के वाई प्लस के बी माइनस के ए, दिस इज कॉल्ड कैपिटल Q। तो इस इक्वेशन 2 को रीअरेंज करके लिखें, Q को लेफ्ट साइड पे लिख लें, और ये एम ए प्लस एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम बी, और बाहर सी स्क्वायर ये राइट साइड पे, दिस इज इक्वेशन 3। तो ये जो इक्वेशन 3 है ये Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन को डिफाइन कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। तो आप यहाँ से न्यूक्लियर रिएक्शन की जो Q वैल्यू है उसके मुतालिक 3 केसेस इजीली डिफाइन कर सकते हो। तो जो देनी है, मैंने कहा था ना ये क्या चीज़ है, सम ऑफ द मासेस ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल एंड टारगेट न्यूक्लियस, यानी इंसिडेंट पार्टिकल और टारगेट न्यूक्लियस की मासेस के सम में से डिफरेंस कर दो। किस चीज़ का डिफरेंस लेना है, सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियस एंड इमिटेड पार्टिकल, कि प्रोडक्ट न्यूक्लियस का मास और इमिटेड पार्टिकल के मास का सम डिफरेंस ले लो। तो ये तो डेल्टा एम टर्म नहीं बन रही है, मास डेफिशिएंट। अगर मैं इस टर्म को डेल्टा एम कह दूं तो Q क्या आता है, डेल एम सी स्क्वायर। तो ये आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन बन गई। तो यही आप लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी में भी पढ़ा था, मास डेफिशिएंट में भी पढ़ा था, कि जो एनर्जी रिलीज होती है वो डिफरेंस ऑफ मासेस की वजह से है, मास डेफिशिएंट की वजह से है। तो अब हमें आंसर क्या मिलता है, पहला केस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, अगर एम ए और एम एक्स यानी रिएक्टेंट की मास सम, रिएक्टेंट का सम ऑफ मासेस वो ग्रेटर हो सम ऑफ द मासेस ऑफ प्रोडक्ट के, जो रिएक्शन के बाद पार्टिकल प्रोडक्ट न्यूक्लियस और इमिटेड पार्टिकल है इनकी मास सम से ग्रेटर हो, तो Q की वैल्यू क्या होगी,
ये ग्रेटर वैल्यू है, ये स्मॉलर वैल्यू है, तो ग्रेटर में से स्मॉलर वैल्यू माइनस होगी तो Q पॉजिटिव होगा ना, Q की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। तो इफ Q ग्रेटर देन 0 देन रिएक्शन इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन और एक्सोएर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। यानी ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन को क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि राइट साइड पे जो मासेस हैं, प्रोडक्ट न्यूक्लियस का मास और एमिटेड पार्टिकल का मास, ये कम हो गया है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये कहता है कि मास तो कंजर्व रहता है, ये कम क्यों हुआ है? तो यहाँ याद रख लो, ये एलिमेंट्री लेवल पे है, सब एटॉमिक स्केल पे है, ये न्यूक्लियर फिजिक्स है, हम न्यूक्लियंस की इंटरेक्शन करवा रहे हैं, ये क्लासिकल अप्रोच नहीं है, बल्क एनालिसिस नहीं ले रही है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के ऊपर नहीं ले रहे हैं। तो जब ये न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो सम fraction of the masses is converted into energy by using Einstein mass energy equation कि मास का कुछ हिस्सा एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसलिए राइट साइड पे जो पार्टिकल बनेंगे, प्रोडक्ट न्यूक्लियस और एमिटेड पार्टिकल, इनकी मास क्या होगी? रिलेटिवली कम होगी एज कंपेयर टू द masses of incident particle and target nucleus। तो रीज़न क्या होगा? आपने कहना है फ्रैक्शन ऑफ मास इज ट्रांसफॉर्म इनटू एनर्जी बाय यूजिंग E इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर। तो ऐसा रिएक्शन क्या कहलाता है? एक्सोथर्मिक और एक्सोएर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। ये मैं एग्जांपल दे के आपको प्रूव करके बताता हूँ। इसकी एग्जांपल जो है ना, ये मैंने की हुई है, एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसी के साथ इसकी एग्जांपल करते हैं। इंसिडेंट पार्टिकल A है प्रोटॉन H11 और कैपिटल X टारगेट न्यूक्लियस है लिथियम 37 और प्रोडक्ट न्यूक्लियस है कैपिटल Y अल्फा पार्टिकल हीलियम 24 और स्मॉल b एमिटेड पार्टिकल भी अल्फा पार्टिकल है हीलियम 24 और हम कैलकुलेट करते हैं Q। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा? डेल m। ये मैंने कहा था ना कि ये जो बीच वाला टर्म है ये डेल्टा m है। तो डेल्टा m क्या है? ma प्लस एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम बी। तो यहाँ पर देखें ma प्लस एम एक्स माइनस एम वाई प्लस एम बी। तो इसमें ma क्या होगा? दिस इज a प्रोटॉन इंसिडेंट पार्टिकल, इसका मास 1.00814 प्लस एम एक्स टारगेट न्यूक्लियस का मास। तो टारगेट न्यूक्लियस क्या है यहाँ पर? लिथियम 37, तो 7.0182 ये मास सम हो गया, माइनस प्रोडक्ट न्यूक्लियस का मास, तो अल्फा पार्टिकल है 4.00387 प्लस इमिटेड पार्टिकल स्मॉल बी, इमिटेड पार्टिकल का मास वो भी अल्फा पार्टिकल है, तो 4.00387। तो अब इसको सॉल्व करें तो आपके पास डेल्टा एम आता है 0.01862। तो देखें इधर ही साइन पॉजिटिव आ गया है, तो यहाँ से ये पता चला कि Q पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये AMU में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट। हम जानते हैं द एनर्जी ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये मैंने लिखा है एनर्जी ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट, ये हमने प्रूव किया हुआ है चैप्टर 1 में। अब तो न्यूक्लियर फिजिक्स कंप्लीट होने को जा रही है। तो अगर वन एटॉमिक मास यूनिट की एनर्जी ये है तो इतने AMU की क्या होगी? तो इस टर्म को डायरेक्ट आप क्या करें? 931.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बेसिकली Q इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर आ जाएगा। ये इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। तो 0.01862 मल्टीप्लाई बाय 931.5 MeV, तो आपके पास आंसर आता है 17.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये Q क्या आ गया? पॉजिटिव। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एक्सोथर्मिक या एक्सोएर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इसमें Q ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसमें क्या होगा कि फ्रैक्शन ऑफ मासेस किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये आपके पास एक एग्जांपल एक्सोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन की, जिसमें 17.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी क्या हो रही है? लिबरेटेड हो रही है। अब ये प्रूव हो गया ना कि न्यूक्लियर रिएक्शन इज़ ए पावरफुल टूल टू प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये एनर्जी आपको मिल रही है ना, अब इस एनर्जी से आप कोई नैनो सर्किट नैनो स्केल पे ऑपरेट कर सकती हो। इसके करस्पॉन्डिंग कोई वोल्टेज होगी, मिली वोल्ट है, माइक्रो वोल्ट है, वट एवर, तो उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी एक रिचेस्ट सोर्स है। दूसरी तरफ आती हैं, अब इसी इक्वेशन में ऐसा भी हो सकता है कि ये जो टर्म है, फाइनल टर्म, प्रोडक्ट न्यूक्लियस का मास और एमिटेड पार्टिकल का मास, ये सम ग्रेटर हो जाए। अगर ये सम इससे ग्रेटर है तो ये तो नेगेटिव वैल्यू, फिर तो Q लेस देन 0 आएगा, नेगेटिव आएगा।
तो फिर आपका ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो इस तरफ आ जाएं, एंडोथर्मिक न्यूक्लियर रिएक्शन और एंडो एर्जे। तो इसमें क्या है, My प्रोडक्ट न्यूक्लियस का मास प्लस Mb यानी इमिटेड पार्टिकल के मास का सम, प्रोडक्ट न्यूक्लियस और इमिटेड पार्टिकल के मास का सम, ये ग्रेटर है इंसिडेंट पार्टिकल और टारगेट न्यूक्लियस के मास सम से, तो Q लेस देन 0। तो अब इसमें सोचते हैं ये कैसे हो गया। तो जो दें, आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल A है, टारगेट न्यूक्लियस X है, रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट न्यूक्लियस कैपिटल Y बना और इमिटेड पार्टिकल स्मॉल b बना, और इनकी मासेस का सम ग्रेटर आ गया, और जो रिएक्टेंट है इंसिडेंट और टारगेट न्यूक्लियस उनकी मासेस का सम कम है। तो ये भी क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को नहीं वायलेट कर रहा। तो इसकी बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल है कि ये जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर रिएक्शन था, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन जिसमें अल्फा पार्टिकल को नाइट्रोजन न्यूक्लियस पे फाल किया गया था, अल्फा पार्टिकल को नाइट्रोजन न्यूक्लियस पे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि अल्फा पार्टिकल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और नाइट्रोजन न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी सेम है। वजह, अल्फा पार्टिकल पे डबल पॉजिटिव चार्ज है और नाइट्रोजन न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो नहीं है, तो न्यूक्लियस पे भी नेट चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। तो जब अल्फा पार्टिकल नाइट्रोजन न्यूक्लियस की फील्ड में एंटर होगा तो कूलम पोटेंशियल बैरियर उसको एंटर नहीं होने देगा, उसको रोकेगा, रेजिस्ट करेगा, तो अल्फा पार्टिकल के वापस जाने के चांसेस है, रिएक्शन हो ही ना सके। हमें अल्फा पार्टिकल को क्या करना पड़ेगा, एनर्जेटिक बनाना पड़ेगा, इसे पार्टिकल एक्सेलरेटर से गुजारना पड़ेगा, इसकी स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। जब ये सूटेबल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, फिर नाइट्रोजन न्यूक्लियस में पेनिट्रेट करेगा, तो अपनी एनर्जी का कुछ हिस्सा टारगेट न्यूक्लियस को देगा। तो यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, मासेस में, क्योंकि मास मॉडर्न फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या है, कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड मास। तो इस तरह ये होगा, जब आपने एनर्जी सप्लाई की, प्रोवाइड की इंसिडेंट पार्टिकल को, वो टारगेट न्यूक्लियस में न्यूक्लियंस को देगा, तो न्यूक्लियन उस टारगेट न्यूक्लियस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो एज ए रिजल्ट जब कंपोजिशन चेंज होगी, नया न्यूक्लियस बनेगा, उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए ये जो सम है ये जब ग्रेटर हो जाता है तो यहाँ एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, पहले केस में मास एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो इस तरह ये रिएक्शन क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक और एंडो एर्जिक न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इसकी एग्जांपल देखें, ये रदरफोर्ड वाली, इंसिडेंट पार्टिकल ए अल्फा पार्टिकल, कैपिटल एक्स नाइट्रोजन और कैपिटल वाई ऑक्सीजन आइसोटोप O817 और एमिटेड पार्टिकल स्मॉल बी प्रोटॉन और Q अमाउंट ऑफ एनर्जी। फिर मैं क्या निकालूंगा, यही फार्मूला डेल्टा एम मास डिफिशिएंट, Ma mx माइनस My प्लस Mb। तो Ma यहाँ पर A क्या है, अल्फा पार्टिकल 4.00387 प्लस Mx टारगेट न्यूक्लियस का मास, तो यहाँ पर नाइट्रोजन है 14.003074 माइनस My क्या चीज़ है, ऑक्सीजन, तो 16.99913 प्लस Mb इमिटेड पार्टिकल क्या चीज़ है, यहाँ पर इमिटेड पार्टिकल प्रोटॉन, तो 1.00814। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये राइट साइड वाला सम ग्रेटर है, जब ये सम ग्रेटर है तो नेगेटिव साइन है, आपके पास डेल्टा एम टर्म नेगेटिव आ गई, माइनस 0.00128 AMU। फिर हम जानते हैं कि 1 AMU की एनर्जी 931.5 MeV है, तो इतनों की क्या होगी, इसको 931.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा माइनस 1.19 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, दो बातें, एक तो रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक, दूसरा रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए, इनिशिएट होने के लिए यू हैव टू सप्लाई दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। आपने अल्फा पार्टिकल को इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है ताकि वो कूलम पोटेंशियल बैरियर ब्रेकअप हो, अल्फा पार्टिकल पेनिट्रेट करे और पेनिट्रेट करने के बाद न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस हो सके। तो ये इसकी जो है ना दलील सामने आ गई है। तीसरा भी मैंने मौके की इन मुनासबत को देखते हुए मैंने कहा था ना कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसमें जो Q है, Q पॉजिटिव, Q नेगेटिव और Q ज़ीरो भी हो सकता है। अब ज़ीरो वाले रिएक्शन वो भी मैंने एग्जांपल दे दी है। जब Q ज़ीरो होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जब इंसिडेंट पार्टिकल्स टारगेट न्यूक्लियस पे फॉल करता है और किसी किस्म की काइनेटिक एनर्जी में रिडक्शन नहीं आती, there is no loss in kinetic energy of incident particle, just it changes direction of motion,
वो स्कैटर्ड हो जाता है इलास्टिकली। तो इस रिएक्शन को कहते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में Q 0 होगा और ये बड़ा फेमस रिएक्शन है, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल थ्रू गोल्ड फॉइल न्यूक्लियस। तो इसमें क्या होगा, A अल्फा पार्टिकल, कैपिटल X टारगेट न्यूक्लियस गोल्ड फाइल, AU 79197, और आपको जो B मिलेगा इमिटेड पार्टिकल वो भी अल्फा पार्टिकल होगा। तो यहाँ पर क्या पता चला, A इक्वल टू B, इंसिडेंट पार्टिकल और इमिटेड पार्टिकल बराबर है, और टारगेट न्यूक्लियस X और प्रोडक्ट न्यूक्लियस भी बराबर है, यानी गोल्ड गोल्ड ही रहा, उसकी कंपोजिशन में कोई खाता खा चेंज नहीं आई। तो AU 79197 प्लस Q। अब इसके ऊपर अगर आप डेल्टा M निकालते हैं तो जब A और B सेम है, X और Y सेम है, तो मास डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। तो Q क्या हो जाएगी, 0। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इलास्टिक स्कैटरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने थ्योरेटिकली बताया था, अभी आपके सामने मैथमेटिकली प्रूव हो गया है। तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन में किसी किस्म की एनर्जी ना लॉस हो रही है ना एब्जॉर्ब हो रही है। तो दिस इज ऑल अबाउट Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन।